गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्राइमरी मार्केट। अब तक हमने मनी मार्केट कर लिया और कैपिटल मार्केट कर लिया। आज हम करेंगे प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आपको याद हो आप कैपिटल मार्केट में हमने करा था या पीछे किसी चैप्टर में किया होगा कि जो हमारी मार्केट है वो दो तरह की है। एक तो है हमारी मनी मार्केट और दूसरी है कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो ये कैपिटल मार्केट है आगे ये भी दो तरह की होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी मार्केट और सेकंड होती है सेकेंडरी मार्केट। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है ये प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा सेकेंडरी मार्केट का। तो प्राइमरी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का एक पार्ट होती है। प्राइमरी मार्केट, इसको प्राइमरी नाम क्यों दिया गया है कि देखो कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि आप सिक्योरिटीज़ को खरीदते थे और बेचते थे, और वही सिक्योरिटीज़ कितने टर्म के लिए होती थी, लॉन्ग टर्म के लिए होती थी, जिनमें कि जनरली जो मनी इन्वेस्टेड होता है दैट इज़ मोर देन 1 ईयर। तो जो आप सिक्योरिटीज़ खरीद रहे हो या बेच रहे हो वो अगर आप पहली बार बेचते हो या खरीदते हो तो फर्स्ट टाइम किसी भी सिक्योरिटी की जो ट्रांजैक्शन होती है वो जब मार्केट में होती है तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मतलब कि प्राथमिक, आपका सिक्योरिटी का ट्रेड जो है पहली बार हो रहा है तो उस मार्केट को कहते हैं हम प्राइमरी मार्केट। और जब उसी नेचर की सिक्योरिटी दोबारा ट्रेड करी जाए तो उस मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट ऐसी मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़ आर ट्रांजेक्टेड एट द वेरी फर्स्ट टाइम, उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। इसको हम इक्विटी मार्केट, यहाँ पे ये लिखा है इक्विटी मार्केट का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी इक्विटी मतलब क्या है, आपके शेयर्स हैं, आपके स्टॉक्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शन होती है। इक्विटी और स्टॉक मार्केट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फॉर द स्टॉक। ये है बस। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे स्टॉक मार्केट का मीनिंग। देखो आपकी प्राइमरी मार्केट है और मार्केट में आपको क्या है कि एक प्लेस आपको जो प्रोवाइड कराएगा वो है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज क्या है आपका कि आपको एक मार्केट प्रोवाइड करता है, वहाँ पर आप अपना शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल मार्केट का। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, आपको मार्केट प्लेस प्रोवाइड करता है। It is the market in which different type of corporate securities are bought and sold to raise the long term funds। अब देखो उसने क्या कहा है, लॉन्ग टर्म फंड्स। इसका मतलब स्टॉक मार्केट किन चीज़ों के लिए है, कैपिटल मार्केट के लिए है, नॉट फॉर मनी मार्केट। टाइप ऑफ स्टॉक मार्केट दो तरह की, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में क्या कह रहा है कि द न्यू इशू मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या है, न्यू इशू मार्केट। इट इज़ अ मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इन न्यू इशू मार्केट ओनली न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर सोल्ड। बोथ द न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर सोल्ड। द मेन फंक्शन ऑफ न्यू इशू मार्केट इज़ टू हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम विलिंग इन्वेस्टर्स टू द एंटरप्रेन्योर सेटिंग अप न्यू कंपनीज। आपके पास पैसा, आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप चाहते हो आपके पास एक्स्ट्रा, और किसी एक इंसान को जो है वो पैसे की ज़रूरत है अपना बिज़नेस सेटअप करने के लिए, तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से आपका वो पैसा उठाकर अपना बिज़नेस सेटअप कर सकता है। दिस इज़ ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एंड दिस इज़ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। उसके बाद कहता है कि मेथड्स क्या हैं आपके इशू करने की नई सिक्योरिटी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में मेथड क्या है इशू करने के। फर्स्ट है पब्लिक इशू, ऑफर फॉर सेल, प्लेसमेंट, टेंडर, ओवर द काउंटर, राइट एंड बोनस इशू। हम इनका आगे थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में पढ़ते हैं, इसके बाद इनको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको आगे बताया हुआ है। तो पब्लिक इशू बाय प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में उतारती है, फर्स्ट आईपीओ लेकर आती है, तो वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस भी लेके आती है उसके साथ साथ। आपको अपनी कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे या पढ़ रहे होंगे इस टाइम प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आप वहाँ से इसका क्लैरिटी लेना। तो प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कंपनी अपने रूल्स रेगुलेशंस लिखती है, अपने शेयर्स की डिनोमिनेशन लिखती है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखती है, उसके प्राइसेस लिखती है, उसकी क्वालिटी लिखती है कि वो कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी टाइप का है, कितने टाइम के लिए है, या जो भी उसके टर्म्स कंडीशंस है वो प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। तो कंपनी जब आईपीओ लेकर आती है, अपना शेयर इशू करती है, तो वो अपना प्रोस्पेक्टस भी लेकर आती है। वो कंपनी जो है डायरेक्ट जनरल को ऑफ़र करती है कि आप हमारे आके खरीदो शेयर।
इसमें क्या कहते हैं कि दिस मेथड इंक्लूड्स फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि कंपनी जो है किसी की हेल्प नहीं लेती है, खुद ही सारी ट्रांजैक्शन को मैनेज करती है अपने कस्टमर के साथ। फिर सेकंड है सेल थ्रू द इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएटरी। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपना इन सारे जो सेल ऑफ सिक्योरिटी का जो प्रोसीडिंग्स है ये हैंडल करने के लिए किसी एक इंटरमीडिएटरी हाउस को हायर करती है थोड़े दिन के लिए, जब तक उसका इशू कंप्लीट नहीं होता। फिर है अंडर रिटन प्लेसमेंट। अंडर रिटन प्लेसमेंट का मतलब होता है एक कंपनी जो है अंडर राइटर्स को अपने शेयर्स जो उसने पब्लिक में बेचने थे वो अंडर राइटर को दे देती है। और अंडर राइटर का काम क्या होता है कि जितने उसने कंपनी से शेयर लिए हैं वो जाके उनको कंपनी वो शेयर होल्डर को वो अपने बिहाफ पे आगे फिर वो ऑफ़र करेगा। और क्या होता है कि जब कंपनी ना क्या होता है कि भाई उसको लग रहा है कि जितने वो पैसे मांगे शायद लोग उतने ना खरीदें, ठीक है, तो वो क्या करती है कि अपनी इमेज को भी बचाने के लिए कई बार अंडर राइटर को हायर करती है। तो अंडर राइटर की खुद की क्वालिटी है कि वो कितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेके जाता है, वो कैसे कंपनी को कैसे पब्लिक को फोकस करता है, कैसे उसको टारगेट करता है कि जो शेयर्स वो बेचने जा रहा है कंपनी के लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो ये होता है काम अंडर राइटर का। इसके साथ साथ वो अपने अंडर राइटिंग कमीशन चार्ज करता है। और अंडर राइटर का क्या काम होता है कि जो जितने शेयर्स उसने कंपनी को वादा किया है कि मैं आपके इतने शेयर्स के लिए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट में आपके साथ एंटर करता हूँ कि अगर आपके इतने शेयर पब्लिक ने नहीं भी खरीदे ना तो इतने शेयर मैं आपके खरीदूँगा पब्लिक के बिहाफ पे। तो ये होता है अंडर राइटर का काम। नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब होता है कि नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब होता है कि इन मेथड्स में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो कि ये दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है। दिस मेथड इज़ क्वाइट यूज़फुल इन केस ऑफ लार्ज इशू ऑफ कंपनीज। जब कंपनी का जो इशू है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और कंपनी के पास खुद के अफेयर्स मैनेज करने के साथ साथ नया इशू मैनेज करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो वो क्या करती है कि किसी अंडरराइटिंग कमीशन को या फिर किसी एसोसिएशन या किसी एजेंसी को क्या कहती है कि आप हमारे शेयर्स आप ले लो और हमारे बिहाफ पे आगे आप बेच दो और फिर जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो हमें वापस कर देना पैसे। तो इस हिसाब से कंपनी जो है उसको देती है। इसमें फिर वो जो एसोसिएशन है वो कंपनी क्या करती है फिर आगे अपने बिहाफ पे वो ऑफ़र मेक करती है। दिस इशू हाउसेज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेक ऑफ़र फॉर सेल फॉर सच सिक्योरिटी टू द पब्लिक थ्रू देयर ओन एडवर्टीजमेंट। अब जितना भी एडवर्टीज़मेंट का खर्चा है या पब्लिक को बुलाने का जो भी काम ऑर्गेनाइज़ करना है सारा खर्चा वो इशू हाउस उठाता है, क्यों उसने सारे शेयर कंपनी के खरीद लिए आगे बेचने का जिम्मा उठाया है। नेक्स्ट मेथड है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाय द इशूइंग कंपनी टू सर्टेन इंटरमीडियरीज सच एज ब्रोकर्स इशू हाउसेज सो टू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कि भाई जिसको आपने बेचा है कि आगे आप पब्लिक को ऑफ़र करो, फिर इशू हाउस क्या करता है कि उसमें से कुछ पोर्शन जो उसके खुद के जो प्राइवेटली नोन पर्सनस हैं उनको ऑफ़र करता है और बाकी के बच्चे हुए पब्लिक को ऑफ़र करता है। तो इस मेथड को कहते हैं प्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या होता है देखो लिखा भी है द रिजर्वेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इन एनी पब्लिक इशू। रिज़र्व कर दिया उसने सिक्योरिटीज़ को इशू करते वक्त कि भाई जितनी टोटल जैसे मान लो 10 लाख का इशू करना है उसमें से 20% जो है उसने अपने नॉन बंदों को देने हैं, बाकी के 80% जो है उसने पब्लिक को देने हैं। तो ये आपका है प्लेसमेंट मेथड। इसमें यह कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिसेबल अलॉटमेंट की लिमिट है थ्रू रिजर्वेशन इज रिस्ट्रिक्टेड 10% फॉर द परमानेंट एम्प्लॉय। अगर 10% लिमिट रखी गई है कि जो उस एसोसिएशन के उस इशू हाउस के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको 10% ऑफ द इशू दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टेंडर मेथड। टेंडर मेथड का मतलब होता है कि इसमें आपका इशू प्राइस जो है पहले ही नहीं बताया गया, आप लोगों से इनवाइट करते हो बिड्स कि कौन कितने में ख़रीदना चाहता है, फिर उन बिड्स को खोला जाता है और जो सबसे लोएस्ट या हाईएस्ट बिड होती है डिपेंडिंग अपन कंपनी की पॉलिसी क्या है वो उस बिड पर अपना उस बिड प्राइस को जो भी प्राइस उसने चूज़ किया है उसको अपना इशू प्राइस मानती है और उसी पे शेयर आगे इशू करती है। इशू प्राइस इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड। The company invite bid from the various interested parties for the purchase of securities. नेक्स्ट मेथड है आपका ओवर द काउंटर प्लेसमेंट। ओवर द काउंटर प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जो ये आपका जो
तरीका है ओवर द काउंटर का, ये उन कंपनीज़ के लिए है जो कि ज़्यादा लार्ज कंपनीज़ नहीं हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, तो और फिर भी उनको मार्केट से पैसे उठाने तो वो कहाँ जाएँ, वे ओवर द काउंटर मेथड को अडॉप्ट करके ओवर द काउंटर एक्सचेंज पे जाके अपने शेयर्स को ख़रीद या बेच सकती है। अब स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होने के लिए कंपनीज़ के लिए बहुत सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी की उतनी ही फाइनेंशियल होल्डिंग अच्छी हो। तो वो क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे ना जाने की बजाय ओवर द काउंटर एक्सचेंज मार्केट पे जाके अपनी ट्रेडिंग करते हैं शेयर्स की। नेक्स्ट है आपका राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है इट इज़ एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जब कंपनी नया इशू करने चाहती है शेयर या अपना कोई भी शेयर इशू करती है, तो सबसे पहले उस शेयर्स में, उस टोटल इशू में से कुछ अमाउंट अपने एग्जिस्टिंग से शेयर होल्डर को कंपनी ऑफ़र करती है। उसको हम कहते हैं राइट इशू, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफ़र करना है शेयर खरीदने के लिए। फिर है आपका नेक्स्ट है बोनस इशू। बोनस इशू का मतलब होता है कि आपने इशू तो किया है, अब जब आप इशू करते हो तो क्या करते हो, पैसे मंगवाते हो पब्लिक से। अब आपने क्या करना है, जिसको भी आपने इशू किए हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करें, बोनस उन्हीं को दिया जाता है, नए लोगों को तो आप बोनस नहीं दोगे। तो आप जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपने शेयर्स दिए हैं, उसके बदले आपने उनसे पैसे नहीं मांगे हैं, उनको फ्री में दिए हैं, ठीक है। एक तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को फेवर किया है आपने। बोनस इशू उन्हीं लोगों को किया जाता है जो कंपनी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। A company may issue bonus shares to its existing shareholder. The bonus shares are issued by company free of cost to its existing shareholder. The bonus share are issued by company free of cost, इसलिए उनको बोनस शेयर कहा गया क्योंकि उनको रिटर्न में उन्होंने अपने शेयर होल्डर से पैसे नहीं मंगवाए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आप इसको रिवाइज़ करो और नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।